नमस्कार साथियों, स्वागत है बायोबाइट्स के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर। बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए पीवाईक्यू क्वेश्चंस की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में अपन ने पहले लेक्चर जो लिए हैं उनको आप अपने चैनल पर जाकर देख सकते हैं और ये लेक्चर रोज़ 6 बजे आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। इन लेक्चर्स के अंदर पिछले सालों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो 2025 में जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं उसमें पूछे जाने की पूरी संभावना रखते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को पिक किया जाता है और यहाँ पर डिस्कशन किया जाता है। क्वेश्चन और क्वेश्चन के साथ उसका कंसेप्ट डिस्कस किया जाता है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। और रोज़ आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, अपना मोटिवेशन बूस्ट रखता है और इस तरीके से आप जो हैं अभी जो कुछ समय बचा हुआ है, जैसा कि एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल का तो एग्ज़ाम डेट भी फिक्स हो चुकी है और आरयूएचएस की जो है काउंसलिंग अभी जल्दी स्टार्ट होने वाली है। उसके बाद में आपकी 2025 सेशन के लिए भी आपकी एग्ज़ाम डेट आ जाएगी। लेकिन अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं इस बार आरयूएचएस में तो आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जो कि पूरे साल भर लगते हैं। जैसे बीएससी नर्सिंग में अगर देखा जाए तो एम्स का हो गया और दूसरे स्टेट के हो गए, है ना, पैरामेडिकल में हो गए, फार्मेसी के एग्ज़ाम आता है। इन सारे एग्ज़ाम में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर आपने अच्छे से मेहनत की है। तो इस साल आप अच्छे से मेहनत कीजिए ताकि 2025 में आपका सिलेक्शन जो है बिल्कुल श्योर तरीके से हो पाए। ठीक है, आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले देखते हैं कि जो पहला क्वेश्चन है, ये दोनों लैंग्वेज में होते हैं क्वेश्चन और ये क्वेश्चंस आपको रोज़, ये वीडियोस आपको रोज़ मिलेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो पहला क्वेश्चन है उसको पढ़िए और अपना ख़ानदानी दिमाग लगाइए और बताइए कि पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। फॉर ए पर्सन हैविंग ए ब्लड ग्रुप, एक पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए ब्लड ग्रुप है, उसके लिए डोनर कौन हो सकता है, उसको ब्लड ग्रुप देने वाला कौन हो सकता है, ये आपको बताना है। यहाँ पर आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। ए रक्त समूह वाले व्यक्ति के लिए क्या रक्त समूह दाता होगा, रक्त समूह दाता क्या होगा, बताइएगा। देखिए, ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति के लिए जो डोनर होगा वो होगा ए वाला भी ठीक है, ओ वाला भी ठीक है, लेकिन ए बी वाले को रजिस्टर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ आंसर। फोर्थ आंसर इज द करेक्ट आंसर। जो ए ब्लड ग्रुप वाला है उसको ए ब्लड ग्रुप वाला है वो भी दे सकता है और ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है वो भी उसको ब्लड दे सकता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि विच रिब्स आर फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स कौन सी होती हैं? देखो, रिब्स कितने टाइप की होती हैं? जो रिब्स होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं। ठीक है, रिब्स कितनी होती हैं, पूरी टोटल रिब्स कितनी होती हैं? वो होती हैं 12 पेयर। कितनी होती हैं? 12 पेयर रिब्स होती हैं सर। 12 पेयर में से 3 टाइप की होती हैं। जो पहले टाइप की होती हैं वो होती हैं 7 पेयर। 7 पेयर होती हैं और इनको बोलते हैं ट्रू रिब। क्या बोलते हैं? ट्रू रिब। ये जो रिब होती हैं ट्रू रिब होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि ये आगे की तरफ हैं, ये स्टर्नम से जुड़ी होती हैं, जबकि पीछे की साइड जो है ये अपने वर्टिबल कॉलम से जुड़ी हुई होती है, मतलब दोनों तरफ से जुड़ी हुई होती हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है ये तो ट्रू रिब हैं। ठीक है, जबकि सेकंड वाली अपन बात करें, जो सेकंड वाली हैं वो हो जाती हैं फॉल्स रिब। कौन सी? फॉल्स रिब हो जाती हैं। सेकंड वाली जो होती हैं वो होती हैं फॉल्स रिब। ये 3 पेयर होती हैं और इनको बोला जाता है फॉल्स रिब। इसमें क्या होता है कि ये जो हैं ये एक पीछे की तरफ तो वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी हुई होती हैं, लेकिन ये आगे आकर फ्यूज़ हो जाती हैं और फ्यूज़ होकर एक साथ इस स्टर्नम से जुड़ती हैं, इसलिए इनको फॉल्स रिब बोलते हैं। ठीक है, वहीं पर हम बात करें, देखो अब यहाँ पर हो चुकी हैं 7 पेयर, ये हो चुकी हैं 3 पेयर, ये हो चुकी हैं, मतलब 10 पेयर तो हो चुकी हैं और 12 पेयर पूरी हैं। इसका मतलब 2 पेयर जो रिब्स बची हुई हैं वो होती हैं फ्लोटिंग रिब्स। क्या होती हैं? फ्लोटिंग रिब्स। ये होती हैं फ्लोटिंग। इनको फ्लोटिंग रिब्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये पीछे की तरफ तो रिब्स जो होती हैं ये उससे वर्टिबल कॉलम से जुड़ी हुई होती हैं, लेकिन आगे की तरफ ये किसी भी चीज़ से नहीं जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, आगे ये बिल्कुल मतलब हवा में फ्लोट करती हुई रहती हैं, किसी भी दूसरी चीज़ से नहीं जुड़ी हुई होती हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है ये क्या है? फ्लोटिंग रिब है। ओके, तो 2 पेयर होती हैं जो कि फ्लोटिंग रिब होती हैं।
ओके, तो यहाँ पर आप देख लीजिए आंसर कौन सा होना चाहिए आपके हिसाब से। फर्स्ट 7 रिब, नहीं ये ट्रू वाली रिब होती हैं, ये ऑप्शन नहीं होगा। ओनली फर्स्ट 5, नहीं इसका कोई पेयर नहीं बना। लास्ट 2 पेयर ऑफ रिब, ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। लास्ट जो 2 पेयर ऑफ रिब हैं उनको बोला जाता है फ्लोटिंग रिब। ओके, ये जो रिब का पूरा की पूरा कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आया होगा। और देखो इसको हिंदी में पढ़ लीजिए कि प्लावी पसलियाँ जो हैं ये कौन सी हैं, अंतिम 2 जोड़ी जो पसलियाँ हैं उनको प्लावी पसलियाँ बोले जाता है, क्योंकि ये आगे की तरफ किसी भी चीज़ से नहीं जुड़ी होती हैं। एक बात और यहाँ पर भी जान लीजिए कि जो जिसको अपन बोलते हैं अपना माउथ जिस साइड में है, जिसको अपन आगे बोलते हैं कि आगे की साइड में, उसको बोला जाता है पोस्टीरियर एक्सिस। और जबकि पीछे की साइड में जहाँ पर अपन बैक साइड बोलते हैं उसको बोला जाता है एंटीरियर एक्सिस। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पर रिब के बारे में बात कर ली है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे वाले क्वेश्चंस को पढ़िए कि विच क्रेनियल मेनिंजेस इज इन कॉन्टैक्ट विद ब्रेन। हिंदी में एक बार कि कौन सी मेनिंजेस मस्तिष्क ऊतकों के संपर्क में होती है। एक बार इसको सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि जो मस्तिष्क है, ब्रेन जो है, वो कौन सी लेयर के संपर्क में होता है। जैसे यहाँ मान लीजिए ब्रेन है, ये इसके ऊपर जो होते हैं टिश्यू की लेयर पाई जाती हैं, ये फर्स्ट लेयर, ये सेकंड लेयर, ये थर्ड लेयर, ऐसे लेयर पाई जाती हैं। ये इनको मेनिंजेस बोला जाता है। ये सारी लेयर है ना जो ब्रेन के ऊपर पाई जाती हैं, इनको क्या बोला जाता है, मेनिंजेस बोला जाता है। ये मेनिंजेस ही है ना, इनके अंदर 3 लेयर पाई जाती हैं। मेनिंजेस की कितनी लेयर हो गई, 3 लेयर हो गई। अब ये 3 लेयर जो हैं ये किस तरीके से पाई जा रही हैं, जो सबसे बारी की तरफ होती है उसको बोला जाता है ड्यूरामीटर। उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है ड्यूरामीटर। ओके सर, उसके बाद में जो सेकंड लास्ट होती है उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है एरेकिनोइड। इसको क्या बोला जाता है, एरेकिनोइड बोला जाता है। सेकंड वाले को एरेकिनोइड बोला जाता है। जबकि अंदर ही अंदर की जो लेयर है, ये वाली जो लेयर है, ये वाली जो लेयर है, इसको बोला जाता है पायामीटर। क्या बोला जाता है, पायामीटर बोला जाता है। अब आप ही बताइए कि जो ब्रेन है वो सबसे ज़्यादा संपर्क में किसके है, सबसे पास किसके है ब्रेन, वो होता है पायामीटर के। किसके संपर्क में होता है, पायामीटर के संपर्क में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पायामीटर। उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पायामीटर। ओके, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेन और ब्रेन के जो भी मेनिंजेस हैं उसके बारे में अच्छी तरीके से आप देख चुके हैं कि सबसे बाहर की तरफ होता है ड्यूरामीटर, उसके बाद में होता है एरेकिनोइड, उसके बाद में होता है पायामीटर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए पूरे क्वेश्चंस को पढ़िए। क्वेश्चंस को पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बस वीडियो को देखते रहते हैं तो आपका जो माइंड है वो स्टक हो जाता है। इसलिए क्वेश्चन को साथ साथ पढ़ते रहना ज़रूरी है, और इससे आपकी रीडिंग एबिलिटी भी बनती है, जिससे आप क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ पाते हैं। जब आप क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हैं और फर्स्ट बार कभी एग्जाम में पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको जो क्वेश्चन है वो 2 से 3 बार पढ़ेंगे, तब जाके आपको क्वेश्चन का पता चलेगा कि क्वेश्चन के अंदर बोलना क्या चाह रहा है। अब अगर आप रोज़ उस क्वेश्चन को पढ़ते रहेंगे तो आपके दिमाग में जैसे जैसे आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वैसे वैसे प्रोसेसिंग होती रहती है, और आप क्वेश्चन को उसी टाइम समझ जाते हैं, फर्स्ट टाइम में समझ जाते हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। इसलिए आपको बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और वहाँ पर आपका टाइम बचेगा। इसलिए क्वेश्चन को आपको पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हीमोडायलिसिस, ठीक है, हीमोडायलिसिस की जो प्रोसेस है उसके अंदर द ब्रेन ड्रेन फ्रॉम द कॉन्वेंट आर्टरी इज पम्प्ड इनटू द डायलिसिस यूनिट कोड। हीमोडायलिसिस के अंदर जो आर्टरी से ब्लड को लिया जाता है, और एक हीमोडायलिसिस की एक जो है यूनिट होती है, उस यूनिट के अंदर उस ब्लड को डाल दिया जाता है। जैसे ये ह्यूमन ब्रेन है, मतलब ये ह्यूमन बॉडी है, तो मान लीजिए यहाँ कोई आर्टरी है, इस आर्टरी से अपन ने ब्लड को लिया और इस यूनिट के अंदर ब्लड को डाल दिया हीमोडायलिसिस के लिए। तो अब ये जो यूनिट है, ये जो यूनिट है, इस यूनिट को अपन क्या बोलेंगे, ये यूनिट कौन सी यूनिट है, इस यूनिट को क्या बोलेंगे, तो इस यूनिट को बोलते हैं अपन आर्टिफिशियल किडनी। आर्टिफिशियल किडनी देखो ये कब काम में लिया जाता है, पहले ये समझिए कि हीमोडायलिसिस कब किया जाता है। जब अपनी किडनी अच्छी तरीके से प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाती है। किडनी का फंक्शन क्या होता है, किडनी का फंक्शन होता है कि मिक्सचुरेशन करवाना।
क्या करवाना, मिक्सचरेशन करवाना, और नाइट्रोजन जो वेस्ट होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट करना, बॉडी से बाहर निकालना। अब देखो ब्लड है, ब्लड के अंदर तो नाइट्रोजन वेस्ट भी होते हैं और कुछ अच्छे एलिमेंट भी होते हैं। ब्लड तो हर एक बॉडी ऑर्गन तक जाता है, तो उसके अंदर अच्छे चीज़ भी हैं और नाइट्रोजन वेस्ट भी है। अच्छी चीज़ मतलब प्रोटीन्स भी हैं उसके अंदर, WBC RBC भी हैं, सब कुछ है उसके अंदर। लेकिन अपने को सिर्फ बाहर किसको निकालना है, नाइट्रोजन वेस्ट को निकालना है, नाइट्रोजन वेस्ट को निकालना है। तो वहाँ पर फिर किडनी का रोल आ जाता है। तो वहाँ पर किडनी की जो फंक्शनल इकाई है, फंक्शनल जो यूनिट है किडनी की, वो होती है क्या, नेफ्रॉन। वो क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। तो ये जो ब्लड है वो कहाँ पर जाता है, वो नेफ्रॉन के पास जाता है, ठीक है। नेफ्रॉन के पास जाता है, वहाँ पर जो है इस ब्लड से क्या ये जो नाइट्रोजन वेस्ट है उनको तो क्या कर लिया जाता है, अलग छान लिया जाता है, फिल्ट्रेट कर लिया जाता है, और उनको यूरिन के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। जबकि जो ब्लड के अंदर WBC थी, प्लेटलेट्स थी, WBC RBC और जो भी प्रोटीन थी, वो ऐसे कैसे ब्लड के अंदर वापस डाल दिया जाता है। तो इस प्रोसेस का काम करती है किडनी। लेकिन जब ये प्रोसेस अच्छी तरीके से नहीं कर पाती है किडनी, और ब्लड के अंदर जो प्रोटीन है वो जाने लग जाती है, कभी कभी शुगर जो होती है वो उसके थ्रू जाने लग जाती है, तो मतलब किडनी अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती। तो वहाँ पर अपने को क्या कराना पड़ता है, हीमोडायलिसिस करवाना पड़ता है। हीमोडायलिसिस के अंदर जो अपनी किडनी अच्छी तरीके से काम नहीं कर पा रही थी, जिस ब्लड से नाइट्रोजन वेस्ट को अच्छी तरीके से बाहर नहीं कर पा रही थी, उसको क्या किया जाता है कि वो जो अशुद्ध रक्त होता है जिसके अंदर नाइट्रोजन वेस्ट भी है और उसी में अच्छी चीज़ें भी हैं, तो उस वाले ब्लड को किसमें, एक आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू गुजारा जाता है। आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू गुजारा जाता है, और वो आर्टिफिशियल किडनी जो है नाइट्रोजन वेस्ट को अलग कर देती है और बाकी सारी चीज़ें ब्लड में ऐसे कैसे रख लेती है, ठीक है। उसके बाद में फिर वापस से उसको किसमें, बॉडी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ये काम होती है आर्टिफिशियल किडनी का, ठीक है। तो वो किस में किया जाता है, आर्टिफिशियल किडनी के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2। इधर भी देख लीजिए आप, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। हिंदी मीडियम में अगर आप हैं तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए और देख लीजिए। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कृत्रिम वक्र, आंसर 2। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, एक बात और कि ये जो क्लासेज हैं, सारी क्लासेज की जो PDF आपको मिलेगी वो अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और वो टेलीग्राम चैनल जो है आपको ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम जो चैनल है उसका जो आप टेलीग्राम पर जाएंगे तो वहाँ पर आप सर्च कर लीजिएगा बायोबाइट्स 07 जब आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो आपको अपना चैनल मिल जाएगा। वहाँ से आप PDF को डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन पुष्पीय पादप में मादा जनन संरचना के लिए एक विषम है। मतलब कि मादा जनन संरचना जो है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से एक ओड को आपको उठाना है कि ओड कौन सा है इनमें से, ठीक है। एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं अपन लोग कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कौन सा पार्ट नहीं है, ये ओड बताना है आपको, ठीक है। ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा और एंथर। बताइए आप, एक बार बताइए आप कि इनमें से ओड कौन सा है। देखिए, ओवरी फीमेल पार्ट है, स्टाइल फीमेल पार्ट है, स्टिग्मा फीमेल पार्ट है, ठीक है। ये फ्लावरिंग प्लांट की बात कर रहा है कि देखो यहाँ एक बार ये देखिएगा आप, ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से ये जो होता है ये होता है स्टिग्मा। क्या होता है, ये स्टिग्मा होता है। जबकि ये जो पार्ट होता है ये होता है स्टाइल। ये होती है क्या, स्टाइल होती है, स्टिग्मा स्टाइल, और ये होती है ओवरी, OVEARY, ये होती है ओवरी, ठीक है। स्टाइल, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ठीक है। ये तीनों पार्ट क्या हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, ठीक है। जब भी कोई पोलन ग्रेन आता है वो सबसे पहले लैंड कहाँ पर करता है, वो करता है यहाँ पर। कहाँ पर, यहाँ पर कोई भी पोलन ग्रेन आता है वो यहाँ पर लैंड करता है सबसे पहले। तो अब ये हो सकता है कि लैंडिंग साइट ऑफ पोलन ग्रेन कौन सी है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि लैंडिंग साइट ऑफ पोलन ग्रेन कौन सी है। तो ये हो जाएगा आप वहाँ, उसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, कि स्टिग्मा। क्या हो जाएगा उसका आंसर, स्टिग्मा हो जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 4th, एंथर। एंथर क्या है, फीमेल पार्ट है। एंथर क्या है, फीमेल पार्ट नहीं है, मतलब मेल पार्ट है। जबकि यहाँ पर जो अपने को है सारे फीमेल पार्ट दिए हुए हैं, और अपन एंथर क्या है, फीमेल मेल पार्ट है, ओके।
चलिए, जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्राकोस। आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच ऑफ सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म। सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म के लिए अपने को एक इनकरेक्ट मैच ढूंढना है। सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म क्या होते हैं? देखो, जो प्राइमरी मेटाबॉलिज्म होते हैं, प्राइमरी मेटाबॉलिज्म जो होते हैं उनका एक डिफाइंड फंक्शनिंग रोल होता है और वो प्लांट की ग्रोथ में मदद कर रहे होते हैं। उनके डेली बेसिस की जो फंक्शन है, जैसे फोटोसिंथेसिस करना, हाँ, वाटर रिअब्जॉर्प्शन करना, इन सब फंक्शन में वो मदद कर रहे होते हैं। ठीक है, वो होते हैं प्राइमरी मेटाबॉलिज्म। सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म वो होते हैं जो प्लांट के अंदर पाए तो जाते हैं, लेकिन उनका कोई डेफिनेट फंक्शन जो है अभी तक ज्ञात नहीं है। मतलब फंक्शन हो सकता है, वो मनुष्य के लिए उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन प्लांट में उसका कोई अभी तक उपयोग ज्ञात नहीं है। उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म। ओके, तो उसमें आपको विषम देखना है। देखो, जो कैरोटीनॉइड है वो एक पिगमेंट है, ये बात बिल्कुल सही है। जो टॉक्सिन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एब्रिन होता है और रेसिन होता है, एब्रिन और रेसिन। जबकि तो यहाँ पर दे रहा है कुकुरबिन, मतलब ये गलत हो जाएगा। एल्कलॉइड्स कौन होते हैं? कोडिन। ठीक है, कोडिन और मॉर्फिन जो होते हैं ये एल्कलॉइड्स होते हैं। तो लैक्टिन कौन है? लैक्टिन कॉन्केवेलिन ए है, ये भी सही है। तो यहाँ पर जो अपने से पूछ रहा है कि गलत कौन सा है? टॉक्सिन के लिए गलत यहाँ पर आंसर दिया हुआ है कि ये टॉक्सिन कुकुरबिन नहीं है, टॉक्सिन एब्रिन और रेसिन है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 4th। ओके, यहाँ पर भी देख लीजिएगा एक बार, यहाँ से देखिए एक बार कि द्वितीय उपापचय के लिए गलत अनुरूपता कौन सी है? तो ये हो जाएगी कौन सी? ये वाली कुकुरबिन विस। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें अपने से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन टीएमवी जीवाणुभोजी के लिए सही है? टीएमवी जीवाणुभोजी मतलब बैक्टीरियोफेज। टीएमवी क्या है? ये एक बैक्टीरियोफेज है। इसके लिए अपने को बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। इट इज़ ए टाइप ऑफ हेटरोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म, या फिर इट इज़ ए टाइप ऑफ कनेक्टिंग लिंक। नहीं, ये कनेक्टिंग लिंक नहीं है। वायरस जो होता है वो कनेक्टिंग लिंक हो सकता है। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म और एक डेड ऑर्गेनिज्म के बीच में वायरस जो होता है ये बीच की चीज़ हो सकती है, कनेक्टिंग लिंक हो सकता है। लेकिन ये वायरस नहीं है, ये बैक्टीरियोफेज है। मतलब वायरस को भी जो इफेक्ट करते हैं वो होते हैं बैक्टीरियोफेज। क्या होते हैं? बैक्टीरियोफेज, जो कि वायरस के ऊपर अटैक करते हैं। एक टाइप का प्रोटिस्ट नहीं, प्रोटिस्ट नहीं हो सकता है। एक अमीबा जो है वो प्रोटिस्ट होती है, ये प्रोटिस्ट नहीं है। वहीं पर ये बैक्टीरिया नहीं, ये भी बैक्टीरिया भी नहीं है, प्रोटिस्ट भी नहीं है। तो यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट आंसर इसका, जो हेटरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म होता है। क्या होता है? हेटरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म होता है एक बैक्टीरियोफेज। तो यहाँ पर जो फर्स्ट आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं कि अनुरूपता सही है, मतलब करेक्ट मैच अपने को यहाँ पर देखना है, करेक्ट मैच देखना है। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए एक बार अच्छे से और क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा वो आप बताइएगा। ठीक है, लिम्फ एक कलरलेस फ्लूइड है। ये बता रहा है कि जो लिम्फ है वो कलरलेस फ्लूइड है, बिल्कुल सही बात है। और दूसरी बात कि सिंगल सर्कुलेशन, ब्लड के अंदर सिंगल सर्कुलेशन नहीं पाया जाता है। ब्लड्स और मेमल्स के अंदर डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। ओके, ये बात गलत हो गई है इनकी। इनकम्प्लीट डबल, अरे जो मेमल्स होते हैं, अभी बात की ना, मेमल्स में डबल सर्कुलेशन पाया जाता है और कंप्लीट डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। ठीक है, जो होते हैं रेप्टाइल्स, उनके अंदर जो होता है इनकम्प्लीट पाया जाता है। रेप्टाइल्स के अंदर इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। एम्फीबियंस के अंदर पाया जाता है डबल सर्कुलेशन, लेकिन वो इनकम्प्लीट होता है। मेमल्स में कंप्लीट पाया जाता है। फिर बात करें फिशेज में डबल सर्कुलेशन पाया जाता है क्या? फिशेज में डबल सर्कुलेशन नहीं पाया जाता है। डबल सर्कुलेशन बर्ड्स में पाया जाता है और मेमल्स में पाया जाता है। फिशेज में डबल सर्कुलेशन नहीं पाया जाता है, उसमें सिर्फ पाया जाता है क्या? सिंगल सर्कुलेशन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सिंगल सर्कुलेशन पाया जाता है। जो ये तीनों के तीनों ऑप्शन गलत हो चुके हैं और जो राइट आंसर है वो हो जाएगा फर्स्ट इज द राइट आंसर। ओके, यहाँ पर आप हिंदी में एक बार पढ़ लीजिए, इसका जो सही आंसर है वो है फर्स्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका कि जैव क्षमता प्लस अवशिष्ट आयतन इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे? वाइटल कैपेसिटी और रेजिडुअल कैपेसिटी।
रेजिडुअल वॉल्यूम दोनों मिलकर क्या कहलाएंगे, ये आपका क्वेश्चन है। तो जो वाइटल कैपेसिटी होती है, वाइटल कैपेसिटी के अंदर सारी की सारी कैपेसिटी इंक्लूड कर ली जाती हैं। जैसे ये वाली कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, ठीक है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, और जो टाइडल वॉल्यूम है, ये सारी फ्रैक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, ये सारी वाइटल कैपेसिटी के अंदर क्या कर लिए जाते हैं, इंक्लूड कर लिए जाते हैं। उसमें सिर्फ वाइटल कैपेसिटी के अंदर एक रेजिडुअल वॉल्यूम होता है जो कि इंक्लूड नहीं किया जाता है। और जब वाइटल कैपेसिटी के अंदर रेजिडुअल वॉल्यूम को भी इंक्लूड कर लिया जाता है तो ये बन जाती है अपने पास टोटल लंच कैपेसिटी। इसके ऊपर अपन ने एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, क्योंकि हर बार यहाँ से एक क्वेश्चन आता है और ये सिर्फ और सिर्फ क्या वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, सारे के सारे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको टाइटल वॉल्यूम का याद रखना है 500 होता है, ठीक है, वहाँ पर आरवी का आपको याद रखना है, रेजिडुअल वॉल्यूम का आपको वॉल्यूम याद रखनी होती है, ये सबकी आपको वॉल्यूम याद रखनी है। इसके लिए अपन ने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं, आई वाले बटन पर आपको वो वीडियो मिल जाएगा। और दूसरी बात है, अपन ने फिजिक्स के लिए भी एक क्लासेस ली थी जिसमें रे ऑप्टिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट जो कि पावर, जहाँ से हर साल एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, वो वाला उस क्लास के अंदर वो टॉपिक अपन ने क्लियर किया था। और उस वाले क्वेश्चन से 2020 के बाद में 3 बार अब तक क्वेश्चन पूछा जा चुका है उस वाले पार्ट से, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। और उन क्वेश्चंस को भी वहाँ पर इन्वॉल्व किया गया है, मतलब उन क्वेश्चंस को कंसेप्ट के साथ उन क्वेश्चन को भी करवाया है मैंने वहाँ पर, ठीक है, तो आप वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। अब ये जो अगला क्वेश्चन है वो है इकोलॉजी से, ठीक है, इकोलॉजी से क्वेश्चन है, एक बार इसको देख लीजिएगा कि कंबाइंड टोटल ऑफ द स्पीसीज ऑफ फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स एंड मेमल्स विल बी लेस देन स्पीसीज। यह है इकोलॉजी से, किससे है, इकोलॉजी से ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि फिश की संख्या, एम्फीबियन की संख्या, रेप्टाइल संख्या और मेमल्स की संख्या, इन सब की संख्या को अगर जोड़ दिया जाए तो भी ऐसे कौन से है जिसके से कम ही रहेगी, ऐसी कौन सी स्पीसीज है जिससे इनकी स्पीसीज कम ही रहेगी, वो है फंजाई की। फंजाई की जो स्पीसीज है वो इन सब के टोटल से भी ज़्यादा होती है, ठीक है। ये एक इकोलॉजी का पार्ट है, इकोलॉजी के अंदर बायोडाइवर्सिटी के अंदर से ये क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि मछली, उभयचर, सरीसृप और स्तनधारियों की जाति को संयुक्त योग किससे कम होता है, वो होता है किससे, कवक से कम होता है, ठीक है। आज की क्लास में अपन ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए और काफ़ी अच्छी क्लास रही। क्लासेज में बहुत अच्छे शानदार क्वेश्चन अपन ने करवाए हैं। ये क्वेश्चंस आपको अपने बायोबाइट 707 जाके टेलीग्राम चैनल पर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इस वाले PDF को, ठीक है। अगली क्लास में हम मिलेंगे और ये क्लासेज रोज़ आपके लिए अवेलेबल होंगी। ये सुबह के 6 बजे आप इन क्लासेस को लेना प्रेफर करेंगे या फिर शाम के 6 बजे, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक ये क्लासेज आपके लिए रेगुलर आती रहेंगी। इन क्लासेज को लेते रहेंगे आप तो आपके अंदर मोटिवेशन बना रहेगा और रोज़ थोड़ा पढ़ना है। एम्स, BSc नर्सिंग या फिर आप जिस भी RUHS के लिए तैयारी कर रहे हैं, पैरामेडिकल के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए रोज़ आप कुछ टाइम डेडिकेट कर दीजिए कि इतना टाइम मुझे उसके लिए ही देना है। और रोज़ क्लासेज लीजिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा और बहुत सारे कंसेप्ट भी क्लियर होते रहेंगे। जैसे अपन ने एक क्वेश्चन करवाया है, एक क्वेश्चन के साथ 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे ही उस कंसेप्ट को समझाने में आपको समझ में आ जाते हैं। जैसे अपन ने रिप की बात की, तो अब रिप के बारे में जितनी भी बात थी वो सारी अपन ने यहाँ पर डिस्कशन की है। तो ऐसे कंसेप्ट के साथ साथ आपका जो है क्वेश्चन भी प्रैक्टिस होती रहती है। आपको एक अगर क्वेश्चन रोज करते रहते हैं तो आपको अलग से कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आप जो है क्लासेज रोज़ को देखिए और अपने दोस्तों तक चैनल को शेयर कर दीजिए, सपोर्ट कीजिए चैनल को आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए और सपोर्ट करते रहिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।